एक कंपनी है हमारे देश में, वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाईटेक नहीं है। इसी तरह से फिस्कर्स है, फन स्कूल है, जर्नल इलेक्ट्रिक है, जॉफ्री मैनर्स है, ग्लेक्सको है, गॉडफ्रे फिलिप्स है। ऐसी हमारे देश में एक दो नहीं हजारों हजारों कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही हैं, कोई हाईटेक सामान नहीं। 10% कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती हैं। जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कंपनियां हैं। एक है ना अशोक लीलैंड, तो अशोक तो भारत की कंपनी है, लीलैंड तो ब्रिटेन की कंपनी है। इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारुति सुजुकी, अब तो वो पूरी विदेशी हो गई, पहले आधा आधा था। फिर इसी तरह से महिंद्रा की एक गाड़ी आई है, उन्होंने एक विदेशी कोलैबोरेशन में लाई है। मोटरसाइकिल में यामाहा सुजुकी है, फिर हीरो होंडा है। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, वो 10% का हिस्सा है, और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिए, वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं, भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं। जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ, तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं। भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहां पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहां भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है, जिसको हाईटेक कहा जाता है, उच्च तकनीकी कहा जाता है, उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती। मैं आपको नाम लेके बताऊं, सैटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा, और उसके बाद हमारे 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं, और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं। इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है, ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है, स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है, और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है, वो स्वदेशी, इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी, इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी, इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं, जो मैकेनिक लोग लगे हैं, वो सब स्वदेशी। इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी। तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम। और आपको मालूम है, अब सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद 5वें नंबर का देश हो गया है। एक जमाने में ये देश हमको चिढ़ाया करते थे कि भारत का सैटेलाइट ने देश में से छोड़ने की अनुमति नहीं देते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि हम सैटेलाइट बनाते थे, दूसरे देशों से छोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब तो हमने अपने देश में ऐसे स्टेशन विकसित किए हैं। श्री हरिकोटा ऐसा ही इस देश का बड़ा विशेष केंद्र है, जहां से हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट लेके जाते हैं, और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी हमारे रॉकेट लॉन्चर से हम छोड़कर आते हैं। इतनी तरक्की और इतना विकास इस देश में हुआ पिछले 30 वर्ष में, तो सिर्फ स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है। एक और उदाहरण देता हूं, मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये संपूर्ण स्वदेशी है, भारत में विकसित हुई है। आज से 30 साल पहले भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी अपनी, हम विदेशी मिसाइलों पर निर्भर थे। या तो रूस की मिसाइल हमें मिले या अमेरिका हमको दे,
लेकिन 30 साल से इस देश के वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत और परिश्रम करके मिसाइल बनाने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की। हमने 100 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई, फिर 200 की, फिर 500 की, फिर 1000 की, फिर 1500 की, अभी 2000 की, अभी 2500 की, और अब 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल इस देश में विकसित हो गई। और जिन वैज्ञानिकों ने यह पराक्रम किया है, जिन वैज्ञानिकों ने यह परिश्रम किया है, वो सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उनका हम सबको बहुत सम्मान करना चाहिए कि विदेशों से बिना एक पैसे की तकनीकी लिए हुए संपूर्ण स्वदेशी और भारतीय तकनीकी पद्धति से उन्होंने मिसाइलें बनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिन वैज्ञानिकों ने ये सारा पराक्रम किया, सारा परिश्रम किया, महत्व की बात उनके बारे में जो ये है कि वो सब यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़े और यहीं रिसर्च किया, और इतना ऊंचा उन्होंने स्थान दुनिया के सामने भारत का स्थित करवा दिया। आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल का जो प्रोजेक्ट चला उसके पितामह माने जाते हैं। हिंदुस्तान के मिसाइल की तकनीक का इतना ज़्यादा स्वदेशी विकास हुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की रात दिन मेहनत और परिश्रम का है। और इन डॉक्टर अब्दुल कलाम को जब एक बार पूछा गया कि आप इतने महान वैज्ञानिक बन गए, इतनी ऊंची तरक्की आपने कर ली और इतना ज़्यादा आप हमारे देश के वैज्ञानिकों से और विदेशी वैज्ञानिकों के समकक्ष आ गए, आप इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरी पढ़ाई मातृभाषा में हुई है, इसलिए मैं इतना ऊंचा वैज्ञानिक बन सका। आपको मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी पढ़ाई तमिल में हुई, 12वीं तक वो तमिल में पढ़े। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखकर अपने आप को अंग्रेजी में भी दक्ष बना लिया, लेकिन मूल भाषा जो उनकी पढ़ाई की है वो तमिल है। और हिंदुस्तान के स्वदेशी मिसाइल बनाने के प्रोजेक्ट में जितने वैज्ञानिक हैं उनकी मूल भाषा मलयालम है, मूल भाषा तेलुगु है, मूल भाषा कन्नड़ है, मूल भाषा बांग्ला है, मूल भाषा हिंदी है, या मूल भाषा मराठी है या गुजराती है। हमारी मातृभाषाओं में पढ़कर निकले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्वदेशी तकनीकी का विकास किया है और उन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया है। जो विदेशों से पढ़कर वैज्ञानिक भारत में आए हैं उन्होंने हिंदुस्तान की तकनीक का विकास करने में कोई खास योगदान नहीं दिया है जितना भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है। और एक तीसरा उदाहरण देता हूं, आज से 50 साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है। भारत के एक वैज्ञानिक को यह बात तीर की तरह से चुभती थी, उनका नाम था डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। उनको यह तीर की तरह से चुभती थी कि भारत क्यों नहीं परमाणु बम बना सकता, दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। और उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो, उनके अभिक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। और परीक्षण हमने कर दिया। आप जानते हैं सबसे पहला परीक्षण 1974 में किया श्रीमती गांधी के समय में, और उसके बाद 3 परीक्षण उसके बाद हमने किए और हमने ये परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि अमेरिका या फिर फ्रांस या तो फिर ब्रिटेन या तो फिर रूस या तो फिर चीन जैसे देशों के पास जो परमाणु हथियार हो सकते हैं वो भारत के देश के पास भी परमाणु हथियार हो सकते हैं। और परमाणु हथियार हैं हमारे पास, ये वैज्ञानिकों ने बनाकर दुनिया के सामने सिद्ध किया। इतना ही नहीं, उन परमाणु हथियारों को हम मिसाइलों पर लगाकर अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका अंतरिक्ष में उपयोग कर सकते हैं। ये सिद्धि भी हमारे वैज्ञानिकों ने अभी हासिल कर ली है और ये भी संपूर्ण स्वदेशी की ताकत पर हुआ है, संपूर्ण स्वदेशी के आग्रह पर हुआ है। और अब तो आपको एक खुशी की बात बताता हूं, अभी तक भारत के बारे में थोड़े दिनों से ये बात चल रही थी कि भारत के पास परमाणु बम है, बहुत अच्छा है, भारत अपने परमाणु बम का उपयोग अंतरिक्ष में कर सकता है, इसकी क्षमता का अंदाजा भी दुनिया के देशों को लगा। लेकिन कुछ 10 साल से भारत के बारे में दुनिया के देश ये कहा करते थे कि पानी के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सके, भारत की अभी ये क्षमता नहीं विकसित हुई है। लेकिन अभी इसी साल
भारत के वैज्ञानिकों ने एक परमाणु पनडुब्बी बना के सारी दुनिया को दिखा दिया कि पानी के अंदर अरिहंत नाम की पनडुब्बी जो इस देश ने बनाई है संपूर्ण स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है, और वो पानी के अंदर जाकर परमाणु हथियार का हमला कर सकती है, किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। दुनिया में ये क्षमता सिर्फ 3 देशों के पास है, या तो अमेरिका के पास है, या तो चाइना के पास है, और या तो फ्रांस के पास है। लेकिन अब भारत के पास भी ये क्षमता आ गई है कि पानी के नीचे 100 मील तक नीचे जाकर हमारी पनडुब्बी परमाणु हथियार का उपयोग कर सकती है अगर जरूरत पड़े तो पनडुब्बी में परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या रॉकेट पर परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या धरती पर परमाणु बमों का विकास करने के लिए परीक्षण करना पड़ा, ये सारी विधा का प्रयोग स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किया, स्वदेशी तकनीकी से किया, स्वदेशी आग्रह के आधार पर किया, और स्वदेशी गौरव को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। ये हाईटेक चीजें होती हैं। मिसाइल बनाने का काम, सैटेलाइट बनाने का काम, परमाणु बम बनाने का काम, पनडुब्बी बनाने का काम, जलयान बनाने का काम, जलपोत बनाने का काम, टैंक बनाने का काम, टैंकर बनाने का काम, तोप बनाने का काम, बंदूकें बनाने का काम, राइफल बनाने का काम, गोला बारूद बनाने का काम, ये सब चीजें हाईटेक होती हैं। और इन सब चीजों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं स्वदेशी के रास्ते पर। और एक चीज याद आती है मुझे कि हमने तो स्वदेशी के रास्ते पर चलकर सुपर कंप्यूटर भी बना लिया और सारी दुनिया को दिखा दिया। आपको मालूम है एक पुरानी कहानी, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। वो जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका की यात्रा पर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उन्होंने एक निवेदन किया कि हमको अमेरिका से एक सुपर कंप्यूटर दे दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी को अपना सुपर कंप्यूटर नहीं बेचते। श्री राजीव गांधी भारत वापस आए और बहुत परेशान थे, बहुत मायूस थे, बहुत निराश थे कि भारत को सुपर कंप्यूटर की जरूरत है और विदेश में से कोई देने को तैयार नहीं। श्री राजीव गांधी ने रूस के साथ संपर्क किया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे, सोचेंगे, देंगे। फिर एक दिन पता चला रूस के राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा हम भी आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। फिर 2-3 देशों से और संपर्क हुआ, उन्होंने भी बोल दिया नहीं देंगे। अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए? तो भारत के कुछ स्वदेशी वैज्ञानिक इस बात के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि हम कोई भी देश की मदद के बिना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि कोई हमको दे या ना दे, हम सुपर कंप्यूटर अपना खुद बनाएंगे। ऐसे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर। पुणे में रहते हैं, मूलतः मराठी हैं। 12वीं तक की उनकी पढ़ाई मराठी मातृभाषा के माध्यम से हुई है। स्वदेशाभिमान, देशाभिमान उनमें जबरदस्त है। जैसे हम सब स्वदेशी के अभिमान के चाहक हैं, ऐसे ही वो भी स्वदेशी अभियान के बहुत बड़े चाहक हैं। उन्होंने संकल्प लिया और श्री राजीव गांधी को कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़े पैसे दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना कर देंगे। श्री राजीव गांधी ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया, थोड़े पैसे दिए और उनको कुछ समय दिया गया, और वो समय में उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का संकल्प ले लिया। आपको सुनकर हैरानी होगी, जितना समय दिया था और जितने पैसे दिए थे, दोनों को बचाते हुए समय से 6 महीने पहले भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उन्होंने बना दिया, जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, और उसी का नाम है परम 10,000। ये परम 10,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना और अद्भुत तरीके से बना। सीरीज में सुपर कंप्यूटर दुनिया के देशों ने पहली बार देखा बनते हुए, वो भारत में बना और वो सुपर कंप्यूटर बना। फिर उस टीम ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, और अब हिंदुस्तान ने अभी तक 56 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाकर दूसरे देशों को बेच दिए। और कनाडा जैसे देशों ने हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदे। अब तो अमेरिका हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदने को चाहता है। कारण पता है क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर अमेरिका से 10 गुना सस्ता है और 100 गुना ज्यादा स्पीड पे काम करता है। कीमत में 10 गुना कम है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से 100 गुनी ज्यादा है। कीमत भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, ऐसा अद्भुत काम हमारे देश के वैज्ञानिक करके दिखा सकते हैं।